हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। यूनिट सेकेंड में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यून तापों का उत्पादन। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, रुद्धोष्म शीतलन पढ़ा था और पुनर्निवेशी शीतलन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। अब विचुंबकन का मतलब क्या होता है पहले तो समझिए। जब किसी पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके चुंबक बनाते हैं तो उसे कहते हैं चुंबकित होना। पदार्थ का चुंबकन, यानी जब कोई पदार्थ चुंबक बनता है तो उसको कहते हैं प्रक्रिया को चुंबकन। और जब बाह्य क्षेत्र हटा के उसको वापस नॉर्मल स्थिति में लाते हैं, यानी उसका चुंबकत्व समाप्त कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विचुंबकन। तो चुंबकन और विचुंबकन का अर्थ क्या है? पदार्थ को चुंबक बनाने की प्रक्रिया चुंबकन और उसका चुंबकत्व वापस हटाने की प्रक्रिया विचुंबकन। ठीक है, तो चुंबकन और विचुंबकन। अब रुद्धोष्म विचुंबकन का मतलब क्या है? बिना ऊष्मा लिए दिए, यानी जब प्रोसेस अपन विचुंबकन का अप्लाई कर रहे हैं उस समय ऊष्मा का, यानी बाह्य वातावरण के साथ टेम्परेचर या ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर निकले, ना बाहर की ऊष्मा अंदर आए, तो उसको हम कहेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन। तो कुछ अनुचुंबकीय लवण जो होते हैं, ये प्रोसेस काय के लिए होता है? कुछ अनुचुंबकीय लवण होते हैं। अनुचुंबकीय लवण, जब इन पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो इनके ताप में वृद्धि होती है। क्योंकि अनुचुंबकीय हम पहले पढ़ चुके हैं पदार्थ, उनमें मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेट होते हैं छोटे छोटे, जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब उनको एक रेखा में संरेखित करने के लिए कार्य किया जाता है। कार्य में ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मा में, यानी कि उसका ताप बढ़ जाता है। तो अनुचुंबकीय लवणों को जब चुंबकित करेंगे तो ताप में क्या होगी? वृद्धि होगी, गर्म हो जाएगा लवण। तो अनुचुंबकीय लवणों को चुंबकित करने पर उनके ताप में वृद्धि होती है। अब इन्हीं लवणों को यदि अचानक से रुद्धोष्म रूप से विचुंबकित किया जाए, यानी इनका रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाए, तो इनके ताप में बहुत अधिक कमी आ जाएगी, यानी लवण का ताप बहुत अधिक घट जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ताप में कमी करना ही शीतलन है। ताप अगर घटता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं? शीतलन। तो रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा ताप में कमी कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइम पर, जैसे एक गैडोलिनियम सल्फेट, गैडोलिनियम सल्फेट अनुचुंबकीय लवण है, ये भी GdSO4। इसका अगर रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाए तो लगभग 0.25 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सकता है। इतना कम ताप इसका किया जा सकता है। और कुछ फिटकरी जैसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2Al2SO4, क्या नाम है इसका? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी की श्रेणी की पदार्थ है ये। इसका अगर रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाए तो लगभग 0.002 केल्विन ताप, जो कि परम ताप श्रेणी का है, इतना टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर कुछ परमाणुओं के नाभिकों
यानी बजाय परमाणु के नाभिकों का क्या किया जाए, चुंबकन विचुंबकन। परमाणुओं के नाभिकों को उच्च चुंबकीय क्षेत्र लगाकर चुंबकित करें और फिर उनका रुद्धोष्म विचुंबकन करें तो लगभग 10⁻⁻⁶ केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। यानी इतना लो टेम्परेचर हम प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिकली, किसके द्वारा, रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। गैडोलियम सल्फेट का 0.25 केल्विन तक टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा। ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एक फिटकरी जैसा पदार्थ है, इससे हम 0.002 केल्विन तक ताप प्राप्त कर सकते हैं। इसका ताप इतना घटा सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, रुद्धोष्म विचुंबकन की प्रक्रिया के द्वारा। हम देखो रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रोसेस कैसे करेंगे, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए एक कांच की बोतल नुमा नली है ये, इसमें उस लवण को हम रखेंगे जिसका हमें रुद्धोष्म विचुंबकन करना है। ये हमने लवण इसके अंदर रख दिया और ये इस तरह की टी आकार की एक दूसरी नली के साथ जुड़ी होती है। एक नली तो ये हो गई, इस नली को ए लिख दिया हमने। इस कांच की नली के अंदर वो लवण है जिसका हमें क्या करना है, रुद्धोष्म विचुंबकन करना है, यानी अनुचुंबकीय लवण। कोई भी हो सकता है, गैडोलियम सल्फेट ले लो या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो। इसका संबंध एक टी आकार की नली है ये, इसके साथ इसका संबंध यहाँ कर दिया हमने। इस नली का एक सिरा द्रव हीलियम कक्ष से जुड़ा है, जिसमें से द्रव हीलियम प्रवाहित कर सकते हैं, ये द्रव हीलियम कक्ष। और एक सिरा निर्वात पंप के साथ जुड़ा है, यानी निर्वात करना हो तो इस पंप के साथ निर्वात कर सकते हैं। इस पूरी नली को द्रव हीलियम से भरे फ्लास्क में रख देते हैं। ये एक फ्लास्क है, ड्यूअर फ्लास्क, जिसमें क्या भरी हुई है, द्रव हीलियम। ये इस फ्लास्क में क्या है, द्रव हीलियम। द्रव है इसका मतलब लो टेम्परेचर पे ही है। द्रव हीलियम इस फ्लास्क में भरी है। इस फ्लास्क को एक दूसरे फ्लास्क के अंदर रख देते हैं। ये दूसरा फ्लास्क, इसमें भरी हुई है द्रव हाइड्रोजन। इसमें क्या है, द्रव हाइड्रोजन इसमें भर रखी है। ये क्या भरा इसके अंदर, द्रव H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इस पूरी व्यवस्था को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख देते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव, एक तो N हो गया ये और एक हो गया ये S। ये चुंबकीय ध्रुव हो गया। और टेम्परेचर नोट करने के लिए यहाँ पे तापन कुंडलियाँ लगी रहती हैं, जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति मापकर टेम्परेचर को मापा जाता है। ये क्या लगी हुई हैं, तापन कुंडलियाँ। तो टोटल व्यवस्था ये इस तरह की होती है रुद्धोष्म विचुंबकन में। एक बार फिर से देख लीजिए व्यवस्था क्या है इसकी, प्रायोगिक व्यवस्था, प्रैक्टिकली अरेंजमेंट क्या है। एक ये कांच की नली है बोतल नुमा, जिसके अंदर उस लवण को रखेंगे जिसका हमें रुद्धोष्म विचुंबकन करके ताप घटाना है, ठीक है। इसका संबंध एक ये टी आकार की नली है, इसके साथ होता है। इस व्हील के द्वारा इसका एक सिरा द्रव हीलियम कक्ष से जुड़ा है, जिसमें द्रव हीलियम भरी है, और दूसरा सिरा निर्वात पंप से जुड़ा हुआ है। इस बोतल ए को हम एक ड्यूअर फ्लास्क में रखेंगे, जिसमें क्या भरी हुई है, द्रव हीलियम। ये द्रव हीलियम है। और इस फ्लास्क को एक अन्य फ्लास्क में रखेंगे, जिसमें क्या भरी हुई है, द्रव हाइड्रोजन। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए
कि दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, द्रव हीलियम और द्रव हाइड्रोजन के, तो ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोजन अलग टेम्परेचर पे द्रव बनती है और हीलियम अलग टेम्परेचर पे द्रव बनती है। तो दोनों द्रव अवस्था में हैं तो दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो ताप प्रवणता उत्पन्न हो गई। ताप में डिफरेंस प्रवणता होती है। तो ताप प्रवणता उत्पन्न होने से क्या होता है कि जब रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, यानी कि जब ये न्यून ताप प्राप्त कर लेगा तो वो वातावरण के ताप के संपर्क में नहीं आ सके, क्योंकि हमने क्या पता कर दी यहाँ पे, ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता उत्पन्न करने से अनुचुंबकीय लवण द्वारा प्राप्त न्यून ताप वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव हीलियम का फ्लास्क में रख के और ताप प्रवणता उत्पन्न की है। ठीक है। और चुंबकन करने के लिए हमने चुंबकीय ध्रुव लगाए N और S, ताकि पदार्थ को चुंबकित किया जा सके। जब चुंबकित करना होगा तो इनको मैग्नीफाइंग कर देंगे, चुंबकित कर देंगे, इससे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। और जब विचुंबकन करना हो तो चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इस तरह से अपन इसका चुंबकन और विचुंबकन कर सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्रियाविधि क्या है इसकी, वो समझिए। मेथड क्या है, तो क्रियाविधि में क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें द्रव हीलियम कक्ष के द्वारा लगातार द्रव हीलियम प्रवाहित करेंगे। द्रव हीलियम का मतलब ठंडी है, क्योंकि हीलियम गैस का द्रव जब बनेगा तो लो टेम्परेचर पे बनेगा। तो द्रव हीलियम प्रवाहित करने से इस अनुचुंबकीय लवण का टेम्परेचर भी द्रव हीलियम के बराबर हो जाएगा। जब लगातार इसमें द्रव हीलियम गैस प्रवाहित करते रहेंगे तो इस अनुचुंबकीय लवण का टेम्परेचर द्रव हीलियम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। फिर जब इसको चुंबकित करेंगे अपन, ध्रुवों का चुंबकत्व स्टार्ट करेंगे, तो अनुचुंबकीय लवण का क्या होगा, चुंबकन होगा। और जैसे ही इसका चुंबकन होगा, जैसे पहले ही बताया मैंने, चुंबकित करते हैं तो संरेखण की प्रक्रिया में ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो जैसे ही पदार्थ का चुंबकन होगा, ये जो लवण तुम्हारा है वो गर्म हो जाएगा, इसके ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और जैसे ही वृद्धि होगी तो इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस ऊष्मा को कुछ हीलियम जो है, जो हमने प्रवाहित कर रखी है, इसमें द्रव हीलियम प्रवाहित कर रखी है कि नहीं, तो वो द्रव हीलियम उस ऊष्मा को एब्जॉर्व करेगी, जिससे क्या होगा, जैसे ही ऊष्मा एब्जॉर्व करेगी द्रव हीलियम वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ जरूरी नहीं सारी हीलियम वाष्प में परिवर्तित हो जाए, कुछ वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, बाकी द्रव में हो सकती है। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर द्रव हीलियम को और वाष्प को, जो वाष्प में चेंज होगी वो भी और जो द्रव में है वो भी, उसको निर्वात पंप के द्वारा बाहर निकाल देंगे और इस पूरी नली के अंदर क्या उत्पन्न कर देंगे, निर्वात। इस कंडीशन में क्या होगा, द्रव हीलियम के साथ ये तापीय साम्य में है, यानी जितना द्रव हीलियम का टेम्परेचर कम है उतना ही कम टेम्परेचर इसका भी हो गया, क्योंकि इस ऊष्मा तो इसकी ले ली किसने, द्रव हीलियम ने, वाष्प में चेंज हो गई, उसको भी हमने बाहर निकाल दिया, द्रव हीलियम को बाहर निकाल दिया। तो अब इसका टेम्परेचर द्रव हीलियम के बराबर है, यानी ये जो अनुचुंबकीय लवण है वो द्रव हीलियम के साथ तापीय साम्य में आ गया। तो लो टेम्परेचर हो ही चुका, अब और विचुंबकन के द्वारा फिर से घटेगा, फिर अचानक इसका क्या कर देंगे, विचुंबकन कर देंगे। तो जैसे ही विचुंबकन होगा और अचानक टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम इतना कम टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया गैडोलिनियम सल्फेट का 0.25 केल्विन तक कम कर सकते हैं। तो एक तो हीलियम द्रव प्रवाहित करने से कम हो गया, और फिर इसका अचानक जब विचुंबकन हुआ तो आंतरिक ऊर्जा उसमें खर्च होगी, वो एनर्जी के रूप में ताप में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इस तरह से हम रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुचुंबकीय लवण का टेम्परेचर बहुत कम कर सकते हैं, न्यून ताप को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी थ्योरी यानी सिद्धांत सूत्र भी हमें निकालना होगा, तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है। अब देखिए रुद्धोष्म विचुंबकन का सिद्धांत क्या है। तो क्रियाविधि और प्रायोगिक व्यवस्था हमने देख ली।
ऊर्ध्वश्म विचुम्बकन का सिद्धांत। तो देखिए, माना चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित किया और जिस पदार्थ को हमने चुंबकित किया उसकी चुंबकन तीव्रता I है। माना आरोपित चुंबकन क्षेत्र B, जो पदार्थ को चुंबकित करने के लिए हम क्षेत्र अप्लाई करेंगे B, तथा पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I है। चुंबकन तीव्रता क्या है? I। तो पदार्थ को चुंबकित करने में किया गया कार्य, तो चुंबकित करने में किया गया कार्य क्या होगा? dW से लिख सकते हैं या डेल्टा W B dI। I क्या है? चुंबकन तीव्रता होती है और B चुंबकन क्षेत्र है। इसी प्रकार पदार्थ को विचुंबकित करने में किया गया कार्य, पदार्थ को विचुंबकित करने में किया गया कार्य, तो विचुंबकित करने में कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस BDI लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दें। तो विचुंबकन द्वारा ही शीतलन करना है अपने को, तो विचुंबकन में किया गया कार्य कितना हो गया? माइनस BDI। अब चूंकि अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q बराबर du प्लस PdV, या डेल्टा V जो लिखते हैं अपन, डेल्टा Q की जगह थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड नियम लागू करते हैं, तो TdS बराबर du प्लस डेल्टा W या dW का मान ये लिख दें माइनस BDI, तो माइनस BDI। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब जो ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम का सम्मिलित रूप है वो क्या लिखते हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम से, दोनों को मिला के जो लिखते हैं, पहले कई बार हम लिख चुके हैं, तो TdS बराबर du प्लस PdV। अब समीकरण 2 और 3 की अगर तुलना करते हैं, ये तो चुंबकन के लिए है सेकंड समीकरण, और ये थर्मोडायनेमिक्स का जो होता है वो है ही। दोनों की अगर तुलना करते हैं तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है? P की जगह माइनस B, तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, तो 2 और 3 की तुलना की तो क्या हो गया? P के स्थान पर क्या है? माइनस B। P की जगह क्या है? माइनस B, और आयतन B की जगह क्या है? I। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दाब P की जगह माइनस B और B आयतन की जगह I। ठीक है, जरा ध्यान दो। तृतीय समीकरण से क्या है? तृतीय समीकरण डेल V अपॉन डेल S, जबकि P नियत बराबर डेल T अपॉन डेल P S। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है हमारे पास। इससे अपन क्या लिख सकते हैं? अब चूंकि डेल एस बराबर क्या होता है? चूंकि डेल एस बराबर क्या होता है? ऊष्मागतिकी का सेकंड जो नियम है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय
समीकरण से डेल क्यू बराबर डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। तो डेल एस की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये डेल बी, और डेल एस की जगह क्या लिख दिया, डेल क्यू अपॉन टी। टी यहाँ जाएगा, पी नियत है, और बराबर क्या हो गया डेल टी अपॉन डेल पी एस। अब अपने को मान जो रिप्लेस करने हैं, एस के स्थान पर क्या लिखना है, बी के स्थान पर आई लिखना है, और पी के स्थान पर माइनस बी लिखना है। पी के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस बी। तो पी की जगह माइनस बी लिख दो, और आयतन बी की जगह आई लिख दो। तो टी डेल आई अपॉन डेल क्यू, और बराबर डेल टी अपॉन पी की जगह डेल माइनस बी। ठीक है, अब इसमें इसको इस तरह से लिख देते हैं, माइनस को यहाँ पे लगा दें। तो डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस टी, और डेल आई अपॉन डेल क्यू। ठीक है, माइनस जो है उसका अपन ने यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, इक्वल में है तो माइनस यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। माइनस टी, अब ये जो है इसको भी टी के रूप में लिख दें हम। तो डेल आई अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल क्यू। यहाँ पी है प्रेशर संकेत में, पी हमने यहाँ लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? डेल टी का ऊपर नीचे गुणा करके लिख दिया है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू माइनस, तो ये है ही, और डेल आई अपॉन डेल टी, और बटे में ये डेल टी अपॉन डेल क्यू को नीचे लिख दो, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये टी आगे कैसे कैसे ही, और ये पी, ये बटे में लिख दिया हमने, तो वापस ऊपर जाके वही होएगा। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी हमने इसको लिख दिया। इसको अभी लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, और ये मान यहाँ पे लिख दो अभी, समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर लिख दो 2, इसको 3 लिख दो, और इसको लिख देते हैं 4। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब मान लीजिए जिस अनुचुंबकीय लवण का अपन विचुंबकन कर रहे हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा Cb है, माना अनुचुंबकीय लवण की एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा Cb है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए लगाई इसलिए Cb लिख दिया इसमें। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी जो लिखेंगे एकांक आयतन के लिए, पदार्थ के एकांक आयतन के लिए विशिष्ट ऊष्मा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी सी बी, जहाँ डी क्या है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान। एकांक आयतन के लिए हो गया, एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा, इसलिए कितनी हो गई, डी सी बी। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी की जगह लिख सकते हैं डी सी बी। तो समीकरण 4 में मान रखते हैं, 4 में मान रखने पर, तो डेल टी अपॉन डेल बी एस इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टी, और डेल क्यू अपॉन डेल टी की जगह क्या हो गया, देखो यहाँ से ये वाला मान हमने रख दिया। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है तो P लग रही है इसमें। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी, P की जगह क्या हो गया, डी सी बी अपॉन डी और सी बी इंटू क्या हो गया, डेल आई अपॉन डेल टी P। ठीक है, तो एक तो समीकरण ये हो गया, इसको भी समीकरण नंबर लिख देते हैं 5।
यहाँ तक मिटा दे 5। अब देखिए इसके बाद क्यूरी नियम पढ़ा आपने 12th क्लास में और फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। चुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या होती है? C/T, जहाँ C क्या होता है? क्यूरी नियतांक है। C क्या है? क्यूरी नियतांक। ये जानते हैं अपन अच्छे से, इसका अपन यहाँ यूज़ करते हैं उस समीकरण के लिए। तो चूंकि x बराबर ये भी होता है चुंबकन तीव्रता अपॉन चुंबकन क्षेत्र, होता है कि नहीं होता? 12th क्लास में पढ़ा है, 12वीं क्लास में पढ़ा है I/H। और H की जगह क्या लिख सकते हैं? B के रूप में लिखें। तो चूंकि चुंबकीय प्रवृत्ति होती है निर्वात की μ0 बराबर B/H, ये रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 12th में? तो B बराबर क्या लिख सकते हैं? μ0H, या H बराबर क्या लिख सकते हैं? B/μ0। H की क्या लिख दिया? B/μ0। यानी कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो गई? μ0 ऊपर चला गया, μ0/B × I चुंबकन तीव्रता है। तो इसको और इसको बराबर लिखेंगे तो ये भी वही है, ये भी वही। तो C/T बराबर क्या हो गया तुम्हारा? μ0I/V। इसकी जगह हमने लिख दिया μ0B/I और ये C/T है ही। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो अपने को वहाँ से मान निकालना जो है ΔI/ΔT का। तो इधर I बराबर लिख दो खाली। तो I बराबर क्या हो गया? इधर ये है B/B, B ऊपर पहुँच गया, BC/μ0T। B इधर आ गया, C है ही, μ0 नीचे आ गया, I बराबर हो गया। अब इसका T के सापेक्ष क्या करो? अवकलन, क्योंकि हमें उस समीकरण में रखने के लिए ΔI/ΔT चाहिए। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ΔI/ΔT और कांस्टेंट क्या है उसमें? P, नियत दाब पर अवकलन कर रहे हैं I का T के सापेक्ष। तो ΔI/ΔT अपन लिख देंगे। इधर से ये सब कांस्टेंट है BC/μ0, ठीक है। अब 1/T का समाकलन क्या हो गया? अवकलन क्या हो गया? माइनस का 1/T²। तो ΔI/ΔT P का मान हमारे पास ये आ गया। ये मान समीकरण 5 में रख दो, इसको समीकरण 6 लिख दो। तो समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में मान लिख दिया हमने। तो समीकरण 5 क्या आ गया? ΔT/ΔB इक्वल टू -T/dCB। और ΔI/ΔT का मान क्या आ गया हमारे पास? ये भी माइनस का है, तो -BC/μ0 और T²। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक T कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ΔT/ΔB इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से बचा BC/μ0dCB, ठीक है। ऊपर से बच गया BC, नीचे D, CB और μ0 और T। T की 2 घात थी, या एक कट गई, एक बच गई। अब इसमें जो ये B तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो तो अपन जो भी लगाएंगे वो रहेगा। C क्यूरी नियतांक कांस्टेंट है। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको भी अपन ले रहे हैं, जो भी अनुचुंबकीय लवण ले रहे हैं, उसके लिए C कांस्टेंट है। μ0 का मान भी फिक्स होता है, ये भी कांस्टेंट है। पदार्थ का घनत्व ये भी कांस्टेंट है। तो इन तीनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। कोई भी मान लो, A मान लो, माना C/μ0d बराबर क्या मान लो? A। नया कांस्टेंट मान लिया हमने A। तो क्या हो गया? ये ΔT/ΔB इक्वल टू
बी तो है ही हमारा ऐसे कैसे ही, इस सब की जगह क्या मान लिया हमने ए, तो ए बी अपॉन सी बी और टी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, टी को उधर ले आओ, डेल बी को उधर ले जाओ, तो टी डेल टी इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन सी बी, ये कांस्टेंट ही है भी, टी को उधर ले आए हम और डेल बी को उधर ले जाओ, बी डेल बी। समीकरण नंबर लिख दो इसको 7। अब इसका दोनों तरफ समाकलन कर दो कुल मान निकालने के लिए। ये तो अल्पांश के लिए है, ताप में कमी, अल्पांश क्षेत्र की तीव्रता, तो टोटल के लिए क्या कर दो इसका समाकलन, तो टी डेल टी और प्रारंभिक ताप मान लो लवण का T1 है और अंतिम ताप क्या है T2, तो लिमिट क्या हो गई समाकलन की T1 से T2 और बराबर ए अपॉन सी बी को बाहर समाकलन V डेल बी। ठीक है, इसमें जो B से और 0 लगाएंगे लिमिट, क्यों, क्योंकि चुंबकित जब हो गया तो मैक्सिमम होगी तीव्रता B, और जब विचुंबकन करेंगे तो क्या हो जाएगी 0, तो B से क्या करना है अपने को 0 करना है, विचुंबकन का मतलब चुंबक क्षेत्र हटा देंगे, शून्य कर देंगे, तो इसलिए B से 0। इसका समाकलन करेंगे T²/2 और लिमिट हो जाएगी T1 से T2 बराबर ए अपॉन सी बी, इसका भी समाकलन हो जाएगा B²/2 और लिमिट B से 0। दोनों तरफ काट सकते हैं, दोनों तरफ है, इसलिए लिमिट रखेंगे अपर लिमिट T2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट T1 का स्क्वायर बराबर ए अपॉन सी बी 0 और माइनस B², यानी माइनस का B² जो बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, लिमिट हमने लगा दी B से 0, तो T2 अपॉन, यहाँ से T2 कॉमन ले लो, T2² बराबर क्या हो जाएगा, T1² को उधर ले जाओ, प्लस हो गया, और यहाँ से क्या बचा माइनस ए अपॉन सी बी और B²। ठीक है, माइनस का T1² उधर ले गए, प्लस हो गया, और ये माइनस का बचा ही है, तो T2² बराबर क्या आ गया, T1² भी कॉमन ले लो, यहाँ से दोनों में से T1² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस ए B² सी बी और T1² कॉमन लिया तो नीचे भाग लगेगा इसका, तो T2 बराबर क्या आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो T1 और इस पे पूरे पे अंडरवुड लगा दो, 1 माइनस AB² अपॉन सी बी T1² की घात 1/2। तो ये फॉर्मूला है, इस सूत्र से ये पता है कि प्रारंभिक ताप जितना कम होगा अंतिम ताप उतना ही कम कर सकते हैं, क्योंकि T1 के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऑलरेडी कम होगा तो विचुंबकन में और कम हो जाएगा। तो जैसे द्रव हीलियम से हम टेम्परेचर कम कर लेते हैं प्रवाहित करके, प्रारंभिक ताप कम कर लेते हैं, तो विचुंबकन पे अंतिम ताप और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम अंतिम ताप न्यून ताप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।